Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhriyat, Advocate High Court. Today is our Criminology Past Paper 2019. आज हम देखते हैं कि हमारे आज के क्रिमिनोलॉजी के 2019 के पास्ट पेपर में हम क्या देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पास्ट पेपर्स जो होते हैं ये आपके लिए एक रिफ्लेक्शन होती है, आपके लिए एग्जामिनर के माइंड का एक इमेज होता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले पेपर्स में क्या हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पास्ट पेपर्स को देखकर एग्जामिनर के माइंड का अंदाजा लगा लेते हैं कि लास्ट टाइम भी हमारा सेम सिलेबस था और इसी सिलेबस में से एग्जामिनर ने ये सवाल हमें सॉल्व करने को दिए हैं और इससे पहले ये सवाल हमें सॉल्व करने के दिए। ठीक है, इस तरह से अब आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको एक बात की समझ आना स्टार्ट हो जाती है कि आपने सिलेबस भी पढ़ लिया और सिलेबस के बाद आपने पास्ट पेपर्स भी देख लिए। आपको एक अंदाजा हो जाता है कि मैंने राइट ट्रैक पर हमने कैसे जाना है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट्स में जब आप सिलेबस खत्म कर लेते हैं तो पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपको नुमायां कामयाबी हासिल करने के लिए, ताकि आपको पता हो कि इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं इस सिलेबस में से। ठीक है जी, और समटाइम तो ऐसे क्या होता है कि सेम टू सेम स्टेटमेंट्स भी चेंज नहीं होती और उसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है। एक जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि जो लोग कम से कम 10 साल के 10 इयर्स के पास पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 50% क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं। और हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसे होता भी रहा है जनरल सब्जेक्ट्स में। अंडरस्टैंड? तो क्रिमिनोलॉजी यहां पर चूंकि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, यहां पर हम जस्ट आपको एक टेक्निक सिखाएंगे। आपके अंदर हम एक ऐसी स्किल डेवलप करेंगे कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करना है। समटाइम ऐसे होता है, बल्कि अक्सर ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पास्ट पेपर्स की तरफ आते हैं तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की जो एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती। तो जिस बंदे ने सारा साल तैयारी की है, फिर पास्ट पेपर्स को भी देखा है और उसको स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रही, तो उसको एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। वो इस सोच में रहता है कि अब मैं क्या करूं। जब आपको किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी, एग्जामिनर आपसे कुछ पूछ रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, एग्जामिनर कुछ चाहता था, आप कुछ लिखकर आ जाएंगे, फिर आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम जब आप पास्ट पेपर्स को सामने रखा करें, सबसे पहला काम ये किया करें कि अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली 100% क्या पूछा है और जो बात एग्जामिनर पूछना चाहता है क्या वो 100% आपकी समझ में आ गई है। जब एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछना चाहता है जब वो आपकी समझ में आ जाएगा, फिर आपकी तैयारी तो ऑलरेडी होगी पीछे से, तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम ये जो एक एनालिसिस देते हैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन का, हम इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़कर आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है और आपको क्या जवाब लिखना है। अंडरस्टैंड? तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन में से एग्जामिनर 2 क्वेश्चंस चूज करता है, उसमें से आपको जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये देखिए सेक्शन 1 के 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको एक सॉल्व करना है, इस तरह सेक्शन 2 में से एक सॉल्व करना है, इस तरह से सेक्शन 3 में से इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और सेक्शन 4 में से भी इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इट्स मीन कि टोटल 8 क्वेश्चन है आपके पास, 8 में से 4 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं और 4 क्वेश्चंस आप क्विट कर सकते हैं। यानी यहां पर आपको 50% चॉइस दी गई है कि टोटल 8 में से आप 4 क्वेश्चंस सॉल्व करें। एक क्वेश्चन के मार्क्स 20 हैं, इस तरह से 4 क्वेश्चन के मार्क्स 80 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है जी, और 20 मार्क्स आपकी ऑब्जेक्टिव के और 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1। ट्रेविस हिस्काय argued that crime results when an individual bonds to society is weak or broken
यहां पर अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस इन डिटेल थ्योरी ऑफ सोशल बॉन्डिंग अबाउट क्राइम। ट्रेविस हार्ट इसका एक सोशियोलॉजिस्ट है, क्रिमिनोलॉजिस्ट है, इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी और उस थ्योरी का मकसद ये था कि क्राइम रिजल्ट्स के वहां पर क्राइम रिपोर्ट्स होती हैं व्हेन जब एन इंडिविजुअल, जब कोई एक इंसान, एक इंडिविजुअल इंसान, स्टूडेंट, कैंडिडेट, कोई भी इंडिविजुअल्स बॉन्ड टू सोसाइटी इज वीक, जब किसी इंसान की किसी सोसाइटी में मुआशरे के साथ जो बॉन्डिंग है वो वीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यूनियन नहीं है, यूनिटी नहीं है, ठीक है, एक इंसान अकेला है और सोसाइटी में उसकी लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखता, तो सोशल बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि वहां पर क्राइम होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये एक थ्योरी थी, इस थ्योरी को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है कि ट्रेविस हिर्स्काय एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि जो लोग किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे में तन्हा रहते हैं, अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, या किसी भी वजह से सोसाइटी का उनके साथ टाई अप नहीं होता, सोसाइटी के लोगों के साथ वो मेल जोल नहीं रखते, ठीक है ना, तो वो लोग क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इस किस्म के लोग कौन से हो सकते हैं। कोई किसी भी किस्म का जो एडिक्टेड पर्सन है, जो नशेई लोग हैं, वो भी हो सकते हैं। वो अक्सर मुआशरे में लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखते, क्योंकि मुआशरे वाले कहते हैं भाई आप नशेई हो, हमसे दूर रहो, ठीक है, और वो भी इतनी जल्दी लोगों को अपने करीब नहीं आने देते कि कहीं हमारी आदतें, हमारा जो नशा है वो पकड़ा ना जाए, एटसेट्रा, ठीक है। ये जनाब वाला आपको आपके किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में, हमारे लेक्चर्स में, हर जगह पर ये आपको थ्योरी मिल जाएगी, सोशल बॉन्डिंग थ्योरी। इसका क्रक्स मैंने आपको बता दिया है कि इस थ्योरी में क्या बयान किया गया था, ठीक है जी। लॉजिकली मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ एडविन सदरलैंड्स डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी विद एग्जांपल। ये भी हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में, ये भी एक थ्योरी है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। इसके फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पूछे गए हैं, यानी इसके फंडामेंटल जो फीचर्स हैं इस थ्योरी के, जो मेन पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, वो पूछे गए हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डिफरेंशियल एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? आपका किसी के साथ आपकी एसोसिएशन है, आपका लगाव है, आप किसी के साथ लिंक में हैं, आप किसी एसोसिएशन का पार्ट हैं, आप किसी एसोसिएशन का हिस्सा हैं, अंडरस्टैंड। तो ये थ्योरी ये कहती है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, कि जो अक्सर क्रिमिनल लोग हैं, जो लोग क्राइम्स करते हैं, उनकी एक एसोसिएशन होती है, उनका ताल्लुक होता है, वो लोग कनेक्टेड होते हैं क्रिमिनल लोगों के साथ या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्रिमिनल एजेंसीज के साथ, बैड रिप्यूटेड लोगों के साथ। जो लोग क्राइम्स करते हैं और जो लोग न्यू क्राइम्स में आकर शामिल होते हैं, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, किसी ना किसी एक ऐसी असेंबली का हिस्सा होते हैं, उसके एसोसिएट पार्ट्स बन जाते हैं जो लोग क्राइम्स करते हैं। ये आपकी डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी कहती है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इस थ्योरी को आपने बयान करना था, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब दोनों क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस थी कि आप दोनों में से किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। दोनों क्वेश्चंस में इंतहाई सिंपल थ्योरीज का पूछा गया था। 10 से 12 पॉइंट आप ऐसे लिख देते जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। और 10-12 पॉइंट्स आप इस थ्योरी के लिखेंगे जो इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। आप फिर अपने कंट्री में से, अपने मुआशरे की एग्जांपल्स देंगे कि जो लोग एसोसिएट हैं क्रिमिनल लोगों के साथ, वाकई रियल सेंस में वो क्रिमिनल बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल है अब आपको स्टेटमेंट क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। इसके बाद अगला काम ये है कि आप बुक्स में से पढ़ें। ये थ्योरीज आपको बुक्स में मिल जाएंगी, लेक्चर्स में मिल जाएंगी, नोट्स में मिल जाएंगी, इंटरनेशनल बुक्स में मिल जाएंगी, पास्ट पेपर्स में मिल जाएंगी।
लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए काम यह था कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाए कि पूछा क्या गया है। वो मैंने जनाब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आगे आप इसको तैयार कर लें अपने तरीके से, ठीक है। सेक्शन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। डू यू बिलीव दैट juvenile justice system has played its role in prevention of juvenile crimes in Pakistan? देखो जी, अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट इस क्वेश्चन का यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर खत्म हो जाता है। यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है और यहां पर खत्म होता है, ठीक है जी। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया डिस्कस सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। पार्ट 1 में आपने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के फंक्शंस बताने हैं। फंक्शंस तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के आप तब बताएंगे जब आपको यह पता होगा कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम होता क्या है। अब जिस स्टूडेंट ने हमारे सबका लेक्चर्स नहीं देखे, या जिस स्टूडेंट्स ने कभी बुक्स को हाथ नहीं लगाया, जिस स्टूडेंट्स ने कभी रिसर्च नहीं की, कभी देखा ही नहीं है, कभी पढ़ने की जहमत ही नहीं करी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम होता क्या है, वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के फंक्शंस किस तरह से बयान करेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल का मतलब होता है वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है। अगर वो बच्चे किसी किस्म का कोई जुर्म कर लेते हैं तो उस जुर्म की सजा क्या होगी, बड़े लोगों को जो सजा दी जाती है सेम उस क्राइम में, उस जुर्म में, वो बच्चे को नहीं दी जाएगी, ठीक है। बच्चों के लिए कवानीन सेपरेट हैं, बच्चों के लिए सजाएं भी सेपरेट हैं, और बच्चों के लिए ट्रायल्स का प्रोसीजर और लीगल जो अदर रेमेडीज हैं वो भी सेपरेट हैं। तो इसलिए जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल का मतलब वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, जस्टिस मतलब इंसाफ। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, बच्चों का जो है, अगर बच्चे क्राइम्स कर लेते हैं तो उनका ट्रायल कैसे होगा, उनके लिए आपके कंट्री में कौन कौन सा एक सिस्टम मौजूद है, किस सिस्टम में से लोग बच्चों को गुजरना पड़ता है। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस, जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो है, जुवेनाइल ऑर्डिनेंस, वो सेपरेट है। अब 2018 का जुवेनाइल ऑर्डिनेंस आ चुका है, आप आप गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ सकते तो आप सर्च कर लें, मेरी बुक में, मेरी बुक अभी पब्लिश नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हो जाएगी। आपको किसी भी बुक में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के कुछ जो है वो एक पूरी हायरार्की समझ आ जाएगी। इसमें आपके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस आएगा, इसमें आपकी पुलिस आएगी, ठीक है, इसमें आपकी प्रिजन जेल खाना जात आएंगे, ठीक है। प्रिजन में फिर बच्चों को सेपरेट रखा जाता है, बड़ों के साथ नहीं रखा जाता, ठीक है। फिर बच्चों की जुवेनाइल प्रिजन सेपरेट है, 2-3 है टोटल पंजाब में, ठीक है। फिर बच्चों के ट्रायल जो है वो अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस होंगे, अकॉर्डिंग टू माइनर एक्ट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जो पनिशमेंट होगी वो भी बाकी लोगों से डिफरेंट होगी। तो ये जो सारा निजाम है, लॉ, पुलिस, कोर्ट्स, ट्रायल, पनिशमेंट और फिर प्रिजन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए, तो ये इन सब चीजों के मजमूए का नाम है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। तो इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के फंक्शंस आपको लिखना है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं। डिस्कस सम ऑफ द फंक्शंस। अब चूंकि पुलिस, कोर्ट्स, एजेंसीज, प्रिजन डिपार्टमेंट, जेल खाना जात, ट्रायल्स, ये बहुत कुछ, बहुत ज्यादा मटेरियल है। इसके अगर आप फीचर्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 100 के करीब आपके फीचर्स बन जाएंगे। तो इसलिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स, कुछ बयान कर दें। अब इसमें आप सिंपली प्रिजन का रोल लिख दें, प्रिजन का क्या फंक्शन है, जब बच्चे वहां पर जाते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रिजन का फंक्शन क्या है, पुलिस का क्या फंक्शन है, जब पुलिस किसी बच्चे को पकड़कर लाएगी सेपरेट रखेगी, बाकी लोगों के साथ नहीं रखेगी, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, ठीक है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। फिर कोर्ट्स क्या करेगी, कोर्ट्स उनको वही सजाएं नहीं देंगे जो लोगों। तो इसलिए जितने फंक्शंस आपके माइंड में आते हैं, अगर आपको इन फंक्शंस का नहीं पता तो हमारे साथ का प्रीवियस लेक्चर जो YouTube पर अवेलेबल है वो सुन लें, या किसी अच्छी बुक को पढ़ लें, या किसी नोट्स में से पढ़ लें, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट एग्जामिनर ने आपसे पूछा था, डू यू बिलीव दैट, क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं that juvenile justice system has played its role in the prevention of juvenile crimes in Pakistan,
कि छोटे बच्चे जो जुर्म करते हैं पाकिस्तान में, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि पाकिस्तान का जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है उसने जराइम्स क्राइम जो है पाकिस्तान की, बच्चों की जो क्राइम की रेशियो है उसको कम करने में हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में ये मदद की है? क्या आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं? क्या आपको इस बात पर यकीन है? तो जनाब फिर आपने रोल लिखना है, फिर आपने लिखना है कि पुलिस ये काम कर रही है, गवर्नमेंट ये काम कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो बच्चों का रेशियो है क्राइम्स करने की वो कम हो रही है। ठीक है जी, इसमें आपने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, 8 से 10 आर्गुमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप लिखें कि पुलिस सही काम कर रही है, पुलिस जब बच्चों को ले जाती है सेपरेट रखती है, ठीक है जी, फिर जब बच्चे जेल में चले जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, बच्चों के माइंड वॉश किए जाते हैं कि क्राइम्स ना करें, अपने फ्यूचर पर फोकस करें, ये करें वो करें एटसेट्रा, उनको टेक्निकल स्किल्स दी जाती है। अंडरस्टैंड? इस तरह से ये आपने जब इसका लिखना है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम किस तरह हमारे बच्चों को क्राइम से दूर रखने के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, इसके लिए आप जब लिखना है तो आपके पास 100+ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपने 8 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखने हैं और 8 से 10 इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखने हैं, आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4, हाउ फार रेसिडिविज्म हैज बीन लिमिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल, ठीक है जी। यहां पर आपसे बात ये पूछी, सबसे पहले रेसिडिविज्म देखें क्या होता है। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सेकंड टाइम, 2020 के पेपर में भी, सीएसएस क्रिमिनोलॉजी 2020 के पेपर में भी ये क्वेश्चन मौजूद था रेसिडिविज्म वाला। सबसे पहले देखें रेसिडिविज्म होता क्या है। यहां रेसिडिविज्म में भी आपने कभी ये लफ्ज सुना ही ना हो, आप ऐसा करें, इसको आसान कर देते हैं, आप इसकी जगह के ऊपर लिख लें रिपीट, ठीक है, या रिपीटेड लिखें, ये रेसिडिविज्म का आप एक सिनोनिम लिख लें रिपीटेड। अब देखें, अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हाउ फार रिपीटेड या रिपीट हैज बीन लिमिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिजन। जो आपका प्रिजन का इंस्टीट्यूशन है, जो आपके जेल खाना जात हैं, वो क्राइम्स की रेपिटेशन को, बार बार होने जाने वाले क्राइम्स को किस तरह से रोकते हैं। अब मैं आपको रेसिडिविज्म का कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। रेसिडिविज्म का मतलब होता है जब कोई बंदा एक दफा क्राइम करता है, उसको सजा होती है और वो जेल चला जाता है, ठीक है, पनिशमेंट उसको होगी 2 साल की। अब वो जेल में रहा, 2 साल बाद जेल में बाहर आया और बाहर आके उसने कुछ 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा वो जुर्म कर लिया। तो पहला जुर्म उसने कब किया था और उसके बाद जो सजा हुई और उस सजा होने के बाद दूसरा जुर्म उसने कब किया था। ये जो दरमियानी वक्फा है 6 महीने साल का, इस ड्यूरेशन में वो वापस आ गया क्राइम्स पर। क्यों आया? क्या प्रिजन डिपार्टमेंट्स पर जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रिजन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे इकदाम कर रही है। गवर्नमेंट प्रिजन डिपार्टमेंट्स में बच्चों को हिफज करवा रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जेल खाना जात में बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है, कंप्यूटर की एजुकेशन दी जा रही है, अरबिक एजुकेशन दी जा रही है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, वहां पर आपको आपकी टेक्निकल स्किल्स सिखाई जा रही है, वहां पर आपके जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो वहां जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं कि भाई क्राइम्स को छोड़ दो, हुनर सीख लो, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल स्किल सीख लो। तो जब एक बच्चा जेल में आया था, उसके बाद भी वो उसने जराइम कर दिया, तो इसमें फिर प्रिजन डिपार्टमेंट ने अपना रोल कैसे अदा किया। अब आपने इसमें ये बताना है, रेसिडिविज्म का मतलब होता है कि पहले जुर्म और दूसरे जुर्म का दरमियानी वक्फा, यानी रिलैप्स। पहला जुर्म करने के बाद उसको सजा हुई, कितनी देर बाद वो दोबारा जराइम की दुनिया में आ गया, ठीक है। इसमें जेल खाना जात का क्या रोल था। अब जो मैंने आपको टेक्निकल स्किल्स सारी बताई हैं, वो जेल खाना जात का रोल है, यानी प्रिजन डिपार्टमेंट का वो रोल है कि वो लोगों को क्राइम फ्री करें, लोगों को टेक्निकल स्किल्स दे, पढ़ाएं इन द जेल खाना जात प्रिजन्स। How far recidivism has been limited by the institution of prison? Explain some of the modern strategies used in prison for restoration and reintegration of criminals. कुछ मॉडर्न स्ट्रेटजीज जो हैं वो बताएं कि जेल खाना जात प्रिजन डिपार्टमेंट्स में किस तरह से जो लोग क्रिमिनल्स वहां आके सजा याफ्ता लोग हैं
उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, उनको किस तरह से क्राइम से दूर किया जाए। तो स्ट्रेटजीज यही है, उनको एजुकेशन दें, टेक्निकल एजुकेशन दें, कंप्यूटर एजुकेशन दें, साइंटिफिक दें, स्किल्स दें, जितना मर्जी आप लिख लें इस पे, ठीक है। बट फिर भी इस क्वेश्चन की अब स्टेटमेंट तो आपको क्लियर होगी होगी। इसकी प्रॉपर जो तैयारी है वो आप किसी अच्छी बुक में से 10 से 15 पॉइंट कलेक्ट करके अपने नोट्स बना लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट इंटरव्यूइंग एंड इंटरोगेशन। ये दो अल्फाज हैं, दो लफ्ज हैं, इंटरव्यू एंड इंटरोगेशन टेक्निक्स। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट interview and interrogation techniques. How far human rights of criminals are being violated during the interrogation process. पहली बात तो है कि ये बताएं कि इंटरोगेशन और इंटरव्यू में फर्क क्या होता है। दूसरी बात ये बताएं कि जब इंटरोगेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, किसी भी एजेंसी जो परफॉर्म कर रही होती है इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन, how far human rights of criminals are being violated during the interrogation. तो dear students, इंटरव्यू और इंटरोगेशन में क्या डिफरेंस है? अगर आपने डीप जाके इसको अंडरस्टैंड करना है तो आप हमारे लेक्चर जो अवेलेबल है यूट्यूब पर वो सुन सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी क्लियर करता चलूं कि इंटरव्यू और इंटेरोगेशन में डिफरेंस है। इंटरव्यू वो होता है जब कोई क्रिमिनल, कोई आम पर्सन, कॉमन पर्सन आपकी कंपनी में आया है या आप उसने ज्वाइन किया है या वो इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, अपनी तफ्तीश करवाने के लिए थाने में तशरीफ लाया है आपके सामने। आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आप तफ्तीशी हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, SHO हैं, DSP, कोई भी पोस्ट है आपके पास, किसी भी एजेंसी से आपका ताल्लुक है। आप कुछ जनरल क्वेश्चन आप बंदे से, आने वाले बंदे से पूछते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहेंगे जी मेरा नाम असलम वल्द फलां ये है, कहाँ के रहने वाले हैं जी, मैं इधर का रहने वाला हूँ, इधर का रहने वाला हूँ, इधर का रहने वाला हूँ, ठीक है जी। ये जो एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि आपने जुर्म किया है, नहीं जी मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ये जो जितनी कन्वर्सेशन चल रही है इन्वेस्टिगेशन की, ये इंटरव्यू है, ठीक है। अब कोई भी बंदा आपके पास आता है, अपने बारे में आपको बताता है, अपनी स्टेटमेंट देता है, अपना मौकफ आपको दे देता है कि जनाब मैंने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन मेरा मौकफ ये है, ठीक है जी। वो तो हो गया इंटरव्यू। ये इन्वेस्टिगेशन के दो प्रोसेस हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन की मेन हेडिंग है और फिर इसके नीचे दो हेडिंग्स हैं, इंटरव्यू एंड इंटरोगेशन। अब इंटरव्यू आपने समझ लिया कि इंटरव्यू क्या होता है। अब देखते हैं इंटरोगेशन क्या होता है। इंटरोगेशन का ये मतलब है कि जब आपसे कुछ नहीं पूछा गया या आपसे जो पूछने वाला है वो इस तरह से आपसे कुछ पूछता है, आपको शक की बिना पर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपके अंदर से कुछ उगलवाना चाहता है आपसे। यानी एक साहिल बैठा हुआ है थाने में और ऐसा जो पूछता है, ओ भाई जब जुर्म हो रहा था तुम तो उधर थे, तुम तो जुर्म वाली जगह पर मौजूद थे, आप कहते हो मैं मौजूद नहीं था। यानी वो आपको नर्वस प्रेशर देकर आपसे अंदर की बात उगलवाना चाह रहा होता है कि जब जुर्म हो रहा था आप किधर थे। वो आपको प्रेशर डालकर आपसे कहता है कि आप उधर ही थे, ठीक है। ये इंटेरोगेशन है, ये एक उसका एक आर्ट है, ये उसका एक फन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। वो अपने फन से आपके अंदर से बातें निकलवाता है, आपके अंदर से। ये होती है इंटेरोगेशन, ठीक है। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आपको बताएगा, ऐसी स्टेटमेंट आपको बताएगा कि आप जो है नर्वस होकर, प्रेशर में आकर या आपके अंदर से कोई बात निकले। आपको पूछेगा जिस दिन जुर्म हुआ है उस दिन एक वीडियो है, उसमें एक बंदा था, उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, आपने भी आज ब्लैक सूट पहना हुआ है, मुझे तो लगता है आप ही थे, ठीक है। इस तरह की बातें अंदर करेगा ताकि जो सस्पेक्टेड पर्सन है, जिस पर शक व शुबा है, उसका शक व शुबा अंदर से उसके कुछ ऐसी बातें निकले जिनसे केस के फैक्ट्स क्लियर हो जाए, जिससे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में मदद मिले। तो ये होती है इंटरोगेशन। यानी सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टिगेशन आप किसी बंदे से कुछ पूछते हैं और इंटरोगेशन आप दबाव डालकर अपनी एक जो आपको एक मेथड सिखाया जाता है, ठीक है, हिकमत अमली के साथ आप किसी के अंदर, बंदे के अंदर से कोई बात निकलवाते हैं
उसमें तशद्दुद भी शामिल हो सकता है, जबर भी शामिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? इंटरोगेशन। सबसे पहले तो आपने ये बताना था कि इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में फर्क क्या है। दूसरी बात, हाउ फार ह्यूमन राइट्स ऑफ क्रिमिनल्स आर बीइंग वायलेटेड ड्यूरिंग द इंटरोगेशन प्रोसेस। तो जब आप इंटरोगेशन का प्रोसेस को एजेंसी कर रही होती है, को पुलिस कर रही होती है, तो जो क्रिमिनल्स हैं उनके समटाइम्स ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब आप किसी को पूछेंगे, प्रेशर डालकर किसी से पूछेंगे कि ओए खबरदार तुमने ये काम किया है, वो अगला बंदा जो जो बेसिकली थाने में गया ही नहीं कभी, वो तो डर जाएगा, सस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है उसको बड़ा साफ सुथरा वाज़ेह होना चाहिए, क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, और उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, इंटरोगेशन की लिमिट्स होनी चाहिए। आम एक शरीफ शहरी को आप दबाव में डालकर उसको ना फंसाएं। ठीक है ना? इस तरह से लोगों की एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वायलेट हो जाती है, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। लोग अपनी मर्जी से बोल नहीं पाते, लोग अपनी मर्जी से कुछ बयान नहीं कर पाते, जब आप जबरदस्ती जबरन उन पर कोई चीज नाफिज कर देते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हाउ फोरेंसिक साइंस इज अ हेल्पफुल टूल इन द मॉडर्न दैट फॉर डिटरमिनिंग एंड डिटेक्शन ऑफ वायलेंट क्राइम्स। जो भी किसी कंट्री में वायलेंट क्राइम्स होते हैं या जितने भी जुर्म होते हैं उनमें फोरेंसिक साइंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि फोरेंसिक साइंस होती क्या है। ठीक है जी? अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि फोरेंसिक साइंस क्या है, वो इस क्वेश्चन के नजदीक नहीं जाएगा। ठीक है? फोरेंसिक साइंस का मतलब है जितनी भी किस्म की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किसी भी जुर्म से रिलेटेड, जो इंसानी बॉडी के पार्ट्स से रिलेटेड हो, या किसी भी क्राइम की अदर कोई डिवाइस हो उससे रिलेटेड हो, किसी भी लेबोरेटरी में जब एक साइंटिफिक मेथड से क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेबोरेटरी में साइंटिफिक मेथड से जो क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसको कहते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? अब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या शामिल हो सकता है? आपके सर के बाल से लेकर आपके नाखून तक जितने आपके जिस्म के पार्ट्स हैं, इनको अगर क्राइम आप कोई किसी जगह पर धमाका हो गया, ठीक है, बाल बच जाते हैं, आप इनको लेबोरेटरी में भेज देते हैं फोरेंसिक करवाने के लिए कि पता चले ये किसका डीएनए था, ये किसके डीएनए के साथ मैच होते हैं नहीं होते। वो जो एक लेबोरेटरी का एक एग्जामिनेशन का प्रोसेस को आप फोरेंसिक साइंस कहते हैं। अब ये पूछा गया कि फोरेंसिक साइंस जो है वो किस तरह से क्राइम्स को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। ये एक बहुत वसी चैप्टर है, बहुत बड़ी डिटेल है इसके पास। इसके ऊपर तो लोग डिग्री कर रहे हैं, एमएससी फोरेंसिक साइंसेस, एमफिल, पीएचडी फोरेंसिक साइंस। ठीक है? इंटरनेट से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बेतहाशा मटेरियल मिल जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ चुकी है। तो फोरेंसिक साइंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आज के मॉडर्न दौर में क्राइम्स की डिटेक्शन के लिए, किस तरह से क्राइम्स डिटेक्ट होते हैं। ठीक है? आप लोग को वीडियो बनाते हैं और वीडियो जाके जज साहब को दिखाते हैं, पुलिस को दिखा देते हैं कि फलां बंदे को फंसाने के लिए आप झूठी वीडियो बना देते हैं। तो जब जो एजेंसी है गवर्नमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट, वो आपकी उस वीडियो की फोरेंसिक करवा सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन होगा कि ये वीडियो किस जगह पर बनाई गई थी, उस वक्त वहां सिग्नल क्या आ रहे थे, कौन सा मोबाइल यूज किया गया था, गूगल की लोकेशन क्या आ रही थी। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित है। मॉडर्न क्राइम्स एक मेथड है क्राइम्स को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 4, साइबर क्राइम इंक्रीजिंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल दिस साइबर क्राइम। इंतहाई क्वेश्चन आसान है। साइबर क्राइम्स आपको पता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी जुर्म करते हैं और उस जुर्म करते हुए आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। आपने किसी टेररिस्ट बंदे से राब्ता किया है फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपने क्या किया है, या अगर आपने आप बैंकिंग मैनेजर हैं और अपने बैंक में आपने फ्रॉड कर लिया है, कंप्यूटर में आपने हिंसों का हैक करके पैसे खा गए बैंक के, तो आपने साइबर क्राइम किया है। ठीक है? साइबर क्राइम से मेरा बहुत अच्छा लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको समझें, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू द वायलेंट क्राइम्स अफेक्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी, discuss some of the modern policing strategies for prevention and control of violent crimes in Pakistan।
ये एक जनरल नेचर का क्वेश्चन है, इतना ये आसान और सिंपल क्वेश्चन है कि पूरे पेपर में इस तरह का कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इसमें जस्ट आपसे ये पूछा गया कि हाउ द वायलेंट क्राइम्स अफेक्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। क्राइम्स से हमारी सोसाइटी को क्या नुकसान पहुंचता है? नुकसान ही नुकसान पहुंचता है। एक बंदा जब किसी सोसाइटी में क्राइम्स करता है तो वहां के लोगों का अमन तबाह होता है, दो लोग आपस में लड़ते हैं तो बाकी लोगों के लिए एक बैड इमेज क्रिएट होता है। जब आप किसी की चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे तो अगले बंदे का हक का वो मार लेते हैं, ठीक है, बैड रिप्यूटेड सोसाइटी हो जाती है। सोसाइटी में लोग जो है एक दूसरे से मुतनफर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। इस तरह पता नहीं कितने नुकसान है क्राइम्स करने के। जितने भी आपके माइंड में आते हैं आप पेपर में लिख दें, सब के सभी ठीक होंगे। जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, कि क्राइम्स का हमारी सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट है, ठीक है जी। इसके लिए कुछ जो है इसकी प्रिवेंशन के लिए कुछ ना कुछ सजेस्ट करें। तो ये इसमें आप जितना सजेस्ट कर रहे हो उतना कम है। जितना मर्जी लंबा खींच कर क्वेश्चन को अपनी तरफ से कर दें, सब वैलिड है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका पेपर था सीएसएस क्रिमिनोलॉजी 2019 2019 का पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम के तमाम सवालात की एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और ये आज का पास्ट पेपर आपने सॉल्व कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन की आप जो अपनी तरफ से अगर इसकी फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बनाकर किसी भी तरह से पॉइंट्स कलेक्ट करके वो जरूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।